लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण को खत्म किए जाने के फैसले और उसके पीछे छिपी राजनीति और विकास की बहस की। महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण को लेकर चल रही बहस सिर्फ एक नीति या एक कानून का फैसला नहीं है। यह उस बड़े सवाल से जुड़ी हुई बहस है कि आज के भारत में अल्पसंख्यकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को स्वीकार करने की राजनीतिक सीमाएं क्या है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने 2024 में लागू की गई उस नीति को समाप्त कर दिया जिसके तहत मुसलमानों के कुछ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया था। इस फैसले ने एक पुरानी बहस को फिर से सामने ला दिया है। सवाल यह है कि ऐसे समाज में विकास को कैसे मापा जाए जहां अवसरों तक पहुंच अब भी अलग अलग समुदायों के लिए समान नहीं है। क्या विकास सिर्फ सड़कों, इमारतों और उद्योगों की बात है या फिर यह भी जरूरी है कि समाज के हर वर्ग को शिक्षा, नौकरी और संस्थानों तक बराबर पहुंच मिले। भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था इसी सोच के साथ लाई गई थी। इसका उद्देश्य किसी धर्म को विशेष लाभ देने का नहीं था, बल्कि उन समूहों को आगे लाने का था जो ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पीछे रह गए थे। लेकिन भारत में आरक्षण की राजनीति अक्सर सिर्फ नीति की बात नहीं रहती। इसके साथ साथ यह भी तय होता है कि समाज इसे किस नजर से देखेगा और राजनीतिक दल इसे किस तरह पेश करेंगे। महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण को समझने के लिए हमें 2006 में आई सच्चर समिति की रिपोर्ट को याद करना चाहिए। यह रिपोर्ट भारत में मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का एक व्यापक अध्ययन थी। इसने दिखाया कि देश में कई हिस्सों में मुसलमान शिक्षा, सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक संस्थानों तक पहुंच के मामले में पीछे हैं। सच्चर समिति की रिपोर्ट ने एक ऐसी तस्वीर पेश की जिसमें यह स्पष्ट था कि आर्थिक और सामाजिक विकास की प्रक्रिया में मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा पीछे छूट गया है। महाराष्ट्र में भी इसी तरह की चिंताएं सामने आई। इन्हीं चिंताओं के आधार पर राज्य सरकार ने 2024 में एक आदेश जारी किया जिसके तहत मुसलमानों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात सामने जरूर आई। इस नीति को धार्मिक अधिकार के रूप में पेश नहीं किया गया था। इसे इस आधार पर बनाया गया था कि कुछ समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं और उन्हें आगे लाने के लिए विशेष अवसर देने चाहिए। यानी यह संविधान में मौजूद सकारात्मक भेदभाव या फिर अफर्मेटिव एक्शन की अवधारणा के अनुरूप था। लेकिन आज जब इस नीति को वापस लिया गया है तो एक बड़ा सवाल सामने आता है। अगर किसी समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में ठोस आंकड़े मौजूद हों, तब भी क्या ऐसी नीतियां टिक पाती हैं या फिर राजनीतिक माहौल बदलते ही उन्हें तुष्टीकरण यानी कि अपीजमेंट कहकर खारिज कर दिया जाता है। महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण की मांग सिर्फ राजनीतिक नारे से पैदा नहीं हुई थी। इसके पीछे कई अध्ययन और रिपोर्ट्स थी। 2008 में कांग्रेस एनसीपी सरकार ने महमूद उर रहमान समिति बनाई थी। इस समिति ने राज्यों में मुसलमानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष चौंकाने वाले थे। इसमें बताया गया था कि राज्य में लगभग 60% मुसलमान गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं। मुसलमानों में सिर्फ 2.2% लोग स्नातक थे और सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी लगभग 5% के आसपास थी। ये आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते थे कि समाज में एक बड़े हिस्से को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में कठिनाई हो रही है। इसलिए आरक्षण की मांग को धार्मिक पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर रखा गया था। लेकिन भारतीय राजनीति में जब भी किसी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए कोई कल्याणकारी नीति बनाई जाती है तो उसे अक्सर अलग तरह से प्रस्तुत किया जाता है। ऐसी नीतियों को विकास के बजाय तुष्टीकरण के रूप में दिखाया जाने लगता है। यही वह वजह है जहां नीति और राजनीति के बीच टकराव शुरू होती है। महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण को वापस लेने का समय भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक
प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि एक व्यापक राजनीतिक बदलाव को भी दर्शाता है, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई कल्याणकारी नीतियां चुनावी जोखिम बनती जा रही हैं। आज के प्रतिस्पर्धी और बहुसंख्यकवादी राजनीतिक माहौल में वे नीतियां भी विवाद का विषय बन जाती हैं, जिन्हें कभी सामाजिक आर्थिक आंकड़ों के आधार पर उचित ठहराया गया था। धीरे धीरे बहस का केंद्र बदल जाता है। चर्चा इस बात से हटकर कि कौन पिछड़ा है और क्यों इस बात पर आ जाती है कि कौन किस पहचान से जुड़ा है। सरकार का तर्क यह था कि नीति व्यवहारिक रूप से प्रभावी नहीं रही, यानी इसका लाभ उस तरह से नहीं पहुंचा जैसे कि उम्मीद की गई थी। लेकिन यह तर्क एक और सवाल खड़ा करता है, अगर कोई नीति सही परिणाम नहीं ला पाती तो क्या इसका मतलब यह है कि उसे खत्म कर दिया जाए या फिर उसे बेहतर तरीके से लागू करने की कोशिश की जानी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि कल्याणकारी नीतियों को सफल बनाने के लिए सिर्फ कानून बनाना पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए प्रशासनिक इच्छा, नीति, निगरानी और निरंतर प्रयास भी जरूरी होते हैं। अगर इन चीजों की कमी हो तो अच्छी नीतियां भी प्रभावी नहीं बन पाती। इसलिए जब किसी नीति को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाता है तो यह सवाल उठाना स्वाभाविक है कि क्या सरकार ने उसे सुधारने की कोशिश की थी या फिर उस समय ऐसा करना राजनीतिक रूप से आसान विकल्प था। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास भी दिखाई देता है। एक और राज्य द्वारा गठित समितियां यह मानती हैं कि समाज में कुछ समुदाय संरचनात्मक रूप से पिछड़े हैं। दूसरी ओर जब इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए नीति बनाई जाती है तो समय के साथ वह नीति राजनीतिक रूप से असुविधाजनक बन जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि पिछड़ापन खत्म हो गया है, बल्कि यह दिखाता है कि उस पिछड़ेपन के बारे में सार्वजनिक चर्चा का तरीका बदल गया है। पूर्व विदेश मंत्री और लेखक सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब एट होम इन इंडिया द मुस्लिम सागा में एक दिलचस्प बात कही है। वे लिखते हैं कि भारत में विकास अक्सर एक विरोधाभास के रूप में दिखाई देता है। एक और तेज आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे का विस्तार होता है, लेकिन दूसरी ओर सामाजिक असमानताएं बनी रहती हैं। यानी विकास के आंकड़े भले ही सकारात्मक हों, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसका लाभ समाज में हर हिस्से तक समान रूप से पहुंच रहा है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि राज्य किस तरह नीतियां बनाता है और किन समूहों को प्राथमिकता देता है। महाराष्ट्र को अक्सर भारत के सबसे विकसित राज्यों में गिना जाता है। यहाँ बड़े शहर हैं, उद्योग है और मजबूत आर्थिक गतिविधियां हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ समुदाय सामाजिक आर्थिक रूप से पीछे हैं तो यह सवाल उठता है कि विकास की प्रक्रिया में कौन शामिल हुआ और कौन पीछे रह गया। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 12% है। इसलिए प्रतिनिधित्व, शिक्षा और रोजगार से जुड़े सवाल सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति को समझे बिना इस विवाद को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। राज्य की राजनीतिक पहचान समय के साथ बदलती रही है। एक दौर में राजनीतिक का केंद्र मराठी मानूस की पहचान थी। इस विचार के तहत स्थानीय लोगों के रोजगार और सांस्कृतिक अधिकारों की बात की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे यह राजनीति बदलती गई और इसमें धार्मिक पहचान का तत्व भी शामिल होने लगा। तब महाराष्ट्र की राजनीति ने एक नया मोड़ लिया। शुरुआत में इसका जोर क्षेत्रीय पहचान पर था, लेकिन समय के साथ यह व्यापक हिंदू पहचान की राजनीति से भी जुड़ने लगा। इसके बाद रोजगार, शहरी जगहों और सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दे धार्मिक और सामुदायिक सवालों से भी जुड़ने लगे। यही वजह है कि कल्याणकारी नीतियों की चर्चा भी अक्सर पहचान की राजनीति से प्रभावित होने लगती है। फिल्मकार और सांस्कृतिक टिप्पणीकार अनंत पटवर्धन ने अपनी कई फिल्मों और कामों में दिखाया है कि महाराष्ट्र के शहरों में पहचान, समुदाय और असुरक्षा की भावनाएं किस तरह राजनीतिक आंदोलनों को प्रभावित करती हैं। उनके काम से यह समझने में मदद मिलती है कि कई बार राजनीतिक बहसें सिर्फ नीतियों के बारे में नहीं होती, वे समाज के भीतर मौजूद असुरक्षाओं और पहचान के संघर्षों को भी व्यक्त करती हैं। इसी संदर्भ में देखें तो मुस्लिम आरक्षण का विवाद भी एक बड़े राजनीतिक और सांस्कृतिक संघर्ष का हिस्सा दिखाई देता है।
यहाँ एक प्रशासनिक नीति धीरे धीरे एक प्रतीक में बदल जाती है, एक ऐसा प्रतीक जो अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के बीच संघर्ष का केंद्र बन जाता है। अंततः सवाल सिर्फ आरक्षण का नहीं है, असली सवाल यह है कि हम विकास की भाषा को कैसे समझते हैं। अगर किसी नीति को ठोस आंकड़ों और सामाजिक अध्ययन के आधार पर बनाया जाए, लेकिन बदलते राजनीतिक माहौल में उसे खारिज कर दिया जाए, तो इसका मतलब यह है कि लोकतांत्रिक बहस का आधार भी बदल रहा है। ऐसे में चुनौती सिर्फ किसी एक आरक्षण नीति की नहीं रह जाती। चुनौती यह बन जाती है कि क्या भारत जैसे लोकतंत्र में विकास और सामाजिक न्याय की चर्चा पहचान की राजनीति के ऊपर उठ पाएगी। और शायद यही वह सवाल है जो महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण की बहस हमें आज फिर से सोचने पर मजबूर करती है। तो यह थी महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण की राजनीति और उससे जुड़े बड़े सवालों की कहानी। आप सुन रहे थे जनता जर्नलिस्ट। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment